हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम का वीडियो नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम इसी में डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हम थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट हम इनमें डिटेल में कर पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्या एग्जाम्पल हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इंडिकेटर डायग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन वर्क डन। इसके बाद हम बाकी सब प्रोसेस के लिए भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो 3 लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। पहली लिमिटेशन है दैट इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। हमें पता है कि हीट हॉट टू कोल्ड ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हमें पता है कि हीट हॉट टू कोल्ड ट्रांसफ़र होती है, बट हमें ये नहीं पता कि ये कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है दैट इट डज नॉट टेल दैट how much of the given quantity of heat is converted into work. हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी नहीं बताता कि हमें जो गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट है उसमें से कितनी हीट कन्वर्ट होगी है वर्क में और कितनी रह गई है, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। थर्ड इसकी लिमिटेशन है इट डज नॉट टेल अस द कंडीशंस under which heat energy is converted into work। हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो कंडीशंस भी नहीं बताता है जिसके अंडर हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है। अब जैसे एक गन है, इससे हमने बुलेट फायर की, ठीक है। बुलेट ने जाके किसी टारगेट को हिट किया। बुलेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जो कि कन्वर्ट होगी, जब इसने हिट किया इस टारगेट को, वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। लेकिन ऐसा क्या है, क्या कंडीशंस हैं कि हीट एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं होती और ये बुलेट वापस अपनी जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ तक क्यों नहीं जाता। अगर ये हीट वापस से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाए तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं हो पाता, ठीक है। ये थी हमारी लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। क्या बताता है ये, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise
टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस। क्या कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें टेम्परेचर रेज करने के लिए यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गई हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। CV इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम उसको CV से डिनोट करते हैं, और ये C स्मॉल c है, ठीक है। और एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसको लिखते हैं CP इज इक्वल्स टू स्मॉल c, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। CP इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T। ये होगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, ये डिटो बस स्पेसिफिक हीट ही है। बस इसमें क्या होगा, जहाँ पे हमने बोला है यूनिट मास का, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होगी हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। इसमें भी सेम होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV इज इक्वल्स टू Q अपॉन N होगा इसमें N डेल्टा T। ठीक है, और एट कांस्टेंट प्रेशर होगा CP इज इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल्टा T। अगर हम इसमें से Q रखें तो Q क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। ठीक है, और सिमिलरली इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर Q हो जाएगा NCP डेल्टा T। ये हो गया हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम देखेंगे जो हमारे आज के मेन 2 टॉपिक्स हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया, हमने थोड़ा सा उसका इंट्रो लिया था। तो हमने क्या बताया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं, इट मीन्स डेल्टा T क्या होगा, 0। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। ठीक है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। अब हम देखेंगे किन कंडीशन, सबसे पहला मैंने बताया था हम देखेंगे कंडीशंस। तो क्या कंडीशंस होती हैं जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो पहला है कंडीशंस। पहले हम देख लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होगा, फिर हम उसमें देखेंगे इसमें क्या कंडीशंस हमें चाहिए। तो मान लो एक सिलेंडर है जो कि क्या है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग मतलब डायथर्मल, डायाथर्मल जो कि हीट के फ्लो को अलाउ करे। इसमें गैस है, गैस का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगी। अगर ये गैस कंप्रेस हो, क्या हो, कंप्रेस होगी, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तेज तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये कंप्रेशन के केस में अगर इसमें सडन कंप्रेशन हो जाता है, अगर ये हमने लिया और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन चलो मानो नहीं मानो, चलो मान लेते हैं इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है, ये भी कंडक्टिंग है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा इन केस ऑफ कंप्रेशन और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा कि ये टेम्परेचर, क्योंकि ये डायथर्मल है, कंडक्टिंग है, तो हीट का फ्लो अलाउ करेगी। इट मीन्स कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ा है तो इट मीन्स हीट बाहर जाना चाहेगी। तो हीट जो है वो क्या होगी, टू सराउंडिंग पास हो जाएगी और टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा और ये प्रोसेस आइसोथर्मल बना रहेगा। ठीक है, अब इसी में अगर एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो जाए तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इसको क्या चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, सिस्टम को हीट चाहिए होगी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट ले लेगा, तो हीट लेके ये अपना टेम्परेचर वापस बराबर कर लेगा। अब क्या कंडीशंस हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। पहली कंडीशन है वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग, वॉल्स जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए टू वॉल्स शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग टू अलाउ, क्या अलाउ करने के लिए, फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और सिस्टम में फ्री एक्सचेंज हो पाए हीट का, तो इसलिए वॉल्स जो हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इसकी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि इसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, मतलब कि ये प्रोसेस इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना स्लो होना चाहिए कि हीट के एक्सचेंज के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या द प्रोसेस शुड बी so slow so as to provide sufficient time for the exchange of हीट के एक्सचेंज के लिए इसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। ये हो गई कंडीशंस। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस में इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं सब कुछ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पता नहीं नोट्स कब मिलेंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं लिख ही देती हूँ। तो ये है मेल्टिंग। ठीक है, हमें पता है मेल्टिंग कितने डिग्री पे स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन रहे और मेल्टिंग हो तो वो आइसोथर्मल होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कैसे होगा, अगर हम उसको कांस्टेंट हीट से अप्लाई करेंगे, चाहे हम थोड़ी अमाउंट पे करें कि वो सिर्फ मेल्ट हो पाए, तो लेकिन अगर थोड़ी देर तक अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना। लेकिन मेल्टिंग के केस में क्या होता है कि जो उसको हीट मिलती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन। ये हम 11th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लिक्विफिकेशन। और ये हीट क्या करती है, ब्रेक करती है लेटिस बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हीट क्या करती है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लेटिस बॉन्ड को ब्रेक करती है। तो इसलिए ये हीट जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है,
टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, ये हीट सिर्फ यूज़ होती है एज लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफिकेशन, और ये सिर्फ ब्रेक करती है वाटर मॉलिक्यूल्स के लेटिस बॉन्ड को, इसलिए मेल्टिंग जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट कोई भी प्रोसेस इस दुनिया में, कोई भी प्रोसेस परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइसोथर्मल देख रहे थे, मिटाइए। आइसोथर्मल में देख रहे थे हम। अब हम देखेंगे, इसमें 2 चीज़ें कर ली हमने, अब हम थर्ड, टोटल 7 चीज़ें, ठीक है। थर्ड चीज़ हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये हम देखते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होती है, भूल ही गया होगा, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस क्या होती है, ऐसी गैस जिसमें नो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन हो। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ करा था पिछले वीडियो में। ये वर्ड मैंने किसके लिए यूज़ करा था बताओ, याद करो कि मैंने इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन होता है तो ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है। मैंने ये बोली थी, ये लाइन मैंने बोली थी इंटरनल एनर्जी के केस में। मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू के प्लस यू पी होता है। ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मैंने बताया था जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन पे। अब जिस गैस में कोई इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन ही नहीं है तो क्या उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि इसमें नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब अगर इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी फॉर इन केस ऑफ आइडियल गैस ओनली डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। U इज इक्वल्स टू यू के इन केस ऑफ आइडियल गैस ओनली, ठीक है। आइडियल गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन पे, और इसमें कोई इंटर पार्टिकल इंट्रैक्शन इस गैस में नहीं होता है, ठीक है। अब हमें पता है, अब हम इतना तो हमें पता ही है कि इक्वेशन ऑफ गैस, इक्वेशन आइडियल गैस के लिए होती है, गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना। PV इज इक्वल्स टू nRT, P प्रेशर, V वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज़ टेम्परेचर। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल कैलोरी, ठीक है। और इसको हम 2 कैलोरीज मोल केल्विन भी, ये होती है R की वैल्यू, ठीक है। R इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब आइडियल गैस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये कांस्टेंट होता है, N क्या हुआ कांस्टेंट, R की भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। यानी कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि P हम लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है। और ये जो है, ये जो टर्म है ये है बॉयल्स लॉ, इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज ओबेड। बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में ओबे होती है क्योंकि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट, और आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ जो हमारा है वो है इंडिकेटर डायग्राम। अब हम इसकी इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। फोर्थ इज इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, क्या होती है PV कर्व या फिर PV डायग्राम, ठीक है।
जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ या कर्व होता है उसे बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। तो इसके लिए इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनती है? इन केस ऑफ आइसोथर्मल इट इज़ हाइपरबोलिक इन नेचर। क्या है ये? हाइपरबोलिक इन नेचर। हाइपरबोलिक इन नेचर, ठीक है। यह प्रेशर, यह वॉल्यूम। तो इसका कुछ, इस कर्व का कुछ स्लोप होगा। इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये होगा थीटा, ये इसका कुछ स्लोप है। हम स्लोप कैसे निकालेंगे? हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो आएगा डी पी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। तो डी पी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। हमें पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वाई बाई एक्स। तो हमें इसे भी वाई बाई एक्स के टर्म में लाना पड़ेगा। वाई क्या है? प्रेशर वाला साइड जो है वो वाई है और वॉल्यूम वाला साइड जो है वो एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब हमें P और V ऊपर नीचे डी पी, तो हम क्या करेंगे? डी पी अपॉन डी वी क्या हो जाएगा? माइनस पी बाय वी। यही हमारा x अपॉन वाई है, ठीक है। और स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा, ये हो गया हमारा स्लोप। अगर मान लो हमें ये दिया है पी वी ग्राफ, टेढ़ी होगी, सीधा बनाते हैं। ये दिया हमें पी वी ग्राफ, ठीक है। और हमें इसमें दो तीन कर्व दिए हैं, 1 2 3। इसका टेम्परेचर उन्होंने बोला T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। लेकिन एक कर्व में एक ही टेम्परेचर होगा और थ्रू आउट, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट रहेगा। तो थ्रू आउट एक कर्व में एक टेम्परेचर है। तो इसके लिए T1 है, इसके लिए T2 है, इसके लिए T3 है। अब हमें क्वेश्चन है, या हमें क्वेश्चन है कि इसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है या किसका टेम्परेचर सबसे कम है? तो हमें पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, जिसमें से ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। एन एंड आर आर कांस्टेंट, यानी कि पी वी जो है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी जो टेम्परेचर है वो सिर्फ डिपेंड करेगा पी और वी पे। यानी कि जिसका पी और वी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसका प्रेशर और वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो अब हम इसके लिए पी और वी निकाल लेते हैं, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या है, अगर हम इधर से एक लाइन खींचें, ठीक है, इसके लिए भी v, इसके लिए हम इधर मान लेते हैं v0, ठीक है। इसके लिए भी v0 है, इसके लिए भी v0 है और इसके लिए भी v0 है। लेकिन प्रेशर जो है वो सबके लिए अलग अलग है। कैसे? इसके लिए प्रेशर अलग है, इसके लिए प्रेशर अलग है, इसके लिए प्रेशर अलग है। मान लेते हैं इसके लिए P1 है, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर है, ये P2 है और ये P3 है। सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके लिए होगा? P3 के लिए सबसे ज़्यादा है, देन है P2 के लिए और देन है P1 के लिए। ये हमने देख लिया प्रेशर। अब प्रेशर तो P3 का सबसे ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम का सिस्टम भी। वॉल्यूम देख लेते हैं अगर हम सबके लिए। अब हम सिमिलरली, जैसे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट माना था, ऐसे ही हम एक ऐसी जगह ले लेंगे जहाँ पे हम प्रेशर सबके लिए कॉमन मानेंगे। अब सबके लिए प्रेशर एक है, हम मान लेते हैं P0, लेकिन वॉल्यूम सबके लिए अलग अलग है। हाँ, वॉल्यूम सबके लिए अलग अलग है। इसके लिए वॉल्यूम कुछ और है, इसके लिए वॉल्यूम कुछ और है, इसके लिए वॉल्यूम कुछ और है। मान लो इसके लिए V1 है, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर की लाइन है, ये वाली है ना। इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है।
अब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसके लिए, वो भी V3 के लिए ज़्यादा है, देन V2 देन V1। तो V3 की वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, V2 एंड V1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो वो भी सबसे ज़्यादा होगा, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि T3 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, देन T2 एंड देन T1। सबसे कम टेम्परेचर किसके लिए होगा, T1 के लिए। ये हो गई हमारी इंडिकेटर डायग्राम। अब जो फिफ्थ चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखी क्या होती है, हीट कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q M डेल्टा T। ठीक है, अब जब इसमें चेंज इन टेम्परेचर ही जब ज़ीरो है तो क्या होगा, जब ये नीचे वाला जो है ज़ीरो हो गया, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इन केस ऑफ आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ सिक्स चीज़, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैसे इसमें वेरी करती है। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब अब हमें पता है कि इन केस हम ये सब आइडियल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के केस में डेल्टा U जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में ही कोई चेंज नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू ज़ीरो एज डेल्टा T इज़ ज़ीरो। तो इट मीन्स कि जो हीट होगी वो इक्वल होगी वर्क के, यानी कि जितनी हमने हीट इज इक्वल्स टू, जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। जितनी भी हमने हीट सप्लाई की वो सब वर्क दे देगी। अब इसमें लास्ट है आइसोथर्मल में, वो है वर्क डन। इसके बाद एडियाबैटिक करेंगे, उसके बाद इनका कंपैरिजन है, क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या हैं। तो उनका कुछ कंपैरिजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है हमारा कंपैरिजन, और कुछ अगर एक आध चीज़ रह गई होगी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की, हम वो देख लेंगे उस वाले वीडियो में। एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी तक फर्स्ट लॉ के भी